जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करते हैं। लेक्चर नंबर 28 पे हम बात करें हाइपरबोलिक इक्वेशंस की। हाइपरबोलिक इक्वेशंस के बारे में आपको बताया कि ये वेव इक्वेशंस हैं, और वेव इक्वेशंस के केस में क्योंकि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए आपको दो इनिशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एक फंक्शन के ऊपर और एक फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। दो आपको इनिशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। जबकि ये जो आपके पास टाइम 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 जो आपके पास स्पेशल डेरिवेटिव है, पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स स्केयर, इस पे भी आपको दो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं जो कि आपको गिवन है, जैसे यू जीरो टी एंड यू एल ऑफ टी इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इस पे दोनों एंड पॉइंट्स पे हमें कंडीशंस गिवन है। दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस, और ये आपके पास कहलाती हैं इनिशियल कंडीशंस। अब इसमें हमारे पास हम देखते हैं डिस्क्रिटाइजेशन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो प्रोसीजर हम इसके लिए यूज़ करेंगे, सेम वही प्रोसीजर बाकी इक्वेशंस के लिए भी यूज़ होगा। तो इसमें एलिप्टिक पीडीई हम सबसे पहले प्रॉब्लम फार्मूलेशन करते हैं। प्रॉब्लम आपके पास बेसिकली है क्या? प्रॉब्लम फार्मूलेशन में डेल स्केयर, ये लैप्लास ऑपरेटर भी कहलाता है, डेल स्केयर यू, या ग्रेडियंट भी हम इसको कहते हैं, ग्रेडियंट का स्केयर कहते हैं। डेल स्केयर यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल ऑफ वाई स्केयर। और याद रखें ये एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये आपके पास एक पॉइसन इक्वेशन है, और ये एक रेक्टेंगुलर डोमेन पे डिफाइन है आर पे, जिसके अंदर एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई हैं, सच दैट आपके पास एक्स की डोमेन ये है, एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, सी इज लेस देन एक्स इज लेस देन वाई इज लेस देन डी। ये आपके पास इसकी डोमेन है, ठीक। और इसमें आपको जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन इसमें ये गिवन है, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू g ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू s, मीन उस सरफेस के ऊपर ये डिफाइन है, ठीक। अच्छा, इसमें ये आपके पास, इसको हम गवर्निंग इक्वेशंस कहेंगे। ये गवर्निंग इक्वेशंस हैं, ये आपके पास डोमेन है, साइज ऑफ द डोमेन है, और ये आपके पास इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। इसमें एक चीज आप लोग ये याद रखें कि ये आपके पास एक पॉइसन इक्वेशन है, और ये स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम है, मीन टाइम से इंडिपेंडेंट है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे स्टेडी स्टेट। इसके न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए जो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो आपने यूज करनी है, वो इसका करना है सिलेक्टिंग अ ग्रिड। सिलेक्टिंग अ ग्रिड, ये आपने फर्स्ट स्ट्रेटजी में सिलेक्टिंग अ ग्रिड करना है। अब ग्रिड कैसे सिलेक्ट करना है, ये आपके पास एक वे है। ग्रिड सिलेक्ट करने में सबसे पहले आपको चाहिए स्टेप साइज। अब क्योंकि x आपके पास एक अलग डायरेक्शन है, y आपके पास एक अलग से डायरेक्शन है, तो इसलिए ये आपके पास बेसिकली 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है स्टेप साइज। तो इसका मतलब है एक स्टेप साइज आपको x डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, एक स्टेप साइज आपको y डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो स्टेप साइज हम यहाँ पर लेट सपोज करें कि h की डायरेक्शन में, h जो स्टेप साइज है वो x की डायरेक्शन में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। n is the number of points in x direction, ठीक। ये स्टेप साइज x की डायरेक्शन में, और फिर सिमिलरली आप स्टेप साइज y की डायरेक्शन में लेट सपोज करें कि उसको k से रिप्रेजेंट कर दें, तो वो आपके पास क्या होगा, d माइनस सी डिवाइडेड बाई m। m आपके पास वो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो आपने y एक्सिस की डायरेक्शन में चूज किए हैं, ठीक। और इसमें
ये वो स्टेप साइज है जब आप एक इंटरवल को ए टू बी वाले इंटरवल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वो स्टेप साइज है जिसमें आप इंटरवल सी टू डी को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप आपका स्टेप साइज है। दूसरे नंबर पे आपने इसका इसको अगर आप 1 कह लें, इसका जो सेकंड पॉइंट है सिलेक्टिंग द ग्रिड में, वो आपके पास है मैश पॉइंट्स। मैश पॉइंट्स, अब मैश पॉइंट्स कैसे होते हैं? आपने एक्स आई वाला मैश पॉइंट्स आपने डिफाइन करना है इक्वल टू ए प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एच। एक्स आई ये आपके पास एक्स डायरेक्शन के मैश पॉइंट्स हैं जिसमें आई वेरी होता है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन एन तक। ठीक, एक्स आई का मतलब है आई को 0 पुट करें तो आपके पास पहला पॉइंट ए बनेगा। मतलब ये मैश पॉइंट्स आपने किस डायरेक्शन में लेने हैं? एक्स की डायरेक्शन में। एक्स आपके पास ये है। यहाँ पे जब आई 0 है तो एक्स 0 आएगा, आई 1 है तो एक्स 1 आएगा, आई 2 है तो एक्स 2 आएगा, आई 3 है तो एक्स 3 आएगा, अप टू सो ऑन ये एक्स एन आएगा। ये एक्स एन बी के इक्वल है और ये एक्स 0 ए के इक्वल है। तो ये x1, x2, x3 ये आपके पास मैश पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको इस इक्वेशन से मिल जाते हैं। ठीक, ये x डायरेक्शन के मैश पॉइंट्स हैं। सिमिलरली आप y डायरेक्शन के मैश पॉइंट्स चूज करें। yi इज इक्वल टू सी, इनिशियल पॉइंट ऑफ y जो c है, प्लस के जे मल्टीप्लाई बाय एच, जे मल्टीप्लाई बाय के। हमने y की डायरेक्शन में, सॉरी ये इसको वाई जे रखें, y की डायरेक्शन में हमने जो इंडेक्स चूज किया उसको j का नाम दिया है। j इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन m तक हम इसको वेरी करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाते हैं इसके मैश पॉइंट्स। ठीक, अब इन मैश पॉइंट्स को यूज करके हम बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाते हैं। वो ग्रिड कैसे बनता है वो देखिए। ये आपके पास एक पॉइंट्स हैं जो कि एक्स एक्सिस को और ये आपके पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज करें यहाँ पे x0 इज इक्वल टू ए फर्स्ट पॉइंट है, x1 इज इक्वल टू x1 आपके पास सेकंड पॉइंट है, x2 आपके पास थर्ड पॉइंट है, x3 और सो ऑन ये आपके पास xn इज इक्वल टू बी पॉइंट है। सिमिलरली y एक्सिस के केस में ये पॉइंट आपके पास y0 इज इक्वल टू सी, यहाँ पर y1, y2, y3 अप टू सो ऑन yn आ जाए। हम जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। जब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट बनता है। इसको और इसको मिलाते हैं तो ये पॉइंट, और इसको और इसको मिलाते हैं तो ये पॉइंट, सो ऑन ये आपके पास ये वाला फाइनल। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बिलो कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस का इशू है। इसको मैं यहाँ पे yn ले लेता हूँ। ठीक, सिमिलरली ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास, और ये फाइनल xn वाला पॉइंट। इनको अगर आप इन मैश पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, मैश पॉइंट्स को, तो ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स बना देता है। ये वाला ठीक, ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये आपके पास इसका स्क्वायर बॉक्स बन जाए। अब इसमें देखिए ये आपके पास एक्चुअली डोमेन है। मतलब ये जो आपके पास है ये वो लाइन है जहां पे एक्स एक्सिस वेरी कर रहा है ए से लेके बी के दरमियान, और ये आपके पास वो लाइन है
जिसमें y एक्सिस वेरी कर रहा है बिटवीन सी टू डी, सी और डी के दरमियान वेरी कर रहा है। अब आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा ये बनेगा x0 y0। जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर x सिर्फ चेंज होगा, y फिक्स रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर x1 y0, ये पॉइंट हमारे पास x2 y0, इस पॉइंट पे ये हमारे पास x3 y0 और ये फाइनल पॉइंट पे xn y0 आ जाता है। मतलब जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ x वेरी करेगा, y आपके पास फिक्स रहेगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिमिलरली जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर अब आपने x को फिक्स कर देना है और आपने y को वेरी करना है, x0 y1, ये पॉइंट x0 y2, ये पॉइंट x0 y3 और ये फाइनल पॉइंट आपके पास x0 yn आ जाता है। सिमिलरली जब आप इस डायरेक्शन में अगेन अब आप टॉप से, टॉप वाली से, इससे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करते हैं तो इस मैश पॉइंट्स की जो वैल्यूज आएंगी वो देख लें। ये बनेगी यहाँ पर x आपके पास वेरी करेगा, x1 yn, x2 yn, x3 yn और ये फाइनल पॉइंट बनेगा xn yn। ठीक अब इसमें देख लें कि आपने सिर्फ और सिर्फ किसको वेरी करना है, x को वेरी करना। मीन ये जो टॉप वाली बाउंड्री कंडीशन है, टॉप वाली जो बाउंड्री है, ये इन दोनों बाउंड्रीज में x आपके पास वेरी करेगा, y फिक्स रहेगा। जबकि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये वाली दोनों, इसमें आपके पास बेसिकली x फिक्स रहता है और y वेरी करता है। मीन यहाँ पर देखें ये xn है ना, ये बनेगा xn y1, ये बनेगा xn y2, ये बनेगा xn y3। ठीक है, अब इसमें यहाँ तक आपको ये समझ आ गया इसका? जी ये कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ यस सर। अच्छा, इसकी न्यूमेरिकल सिमुलेशन में आप ये याद रखिएगा कि ये जो आपके पास अपर पार्ट है, अपर लाइन का, ये आपको बाउंड्री कंडीशन से नोन होगा, नोन फ्रॉम BC, ये भी नोन फ्रॉम BC, ये वाला भी नोन फ्रॉम BC बाउंड्री कंडीशन से, और ये भी आपके पास नोन होगा फ्रॉम BC बाउंड्री कंडीशन से नोन हो। आपको सिर्फ क्या करना है, जब आपने न्यूमेरिकल सिमुलेशन परफॉर्म करनी है तो आपने इंटीरियर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटीरियर पॉइंट्स पे, इंटीरियर पॉइंट्स पे मतलब अंदर वाले पॉइंट्स पे आपने सिर्फ फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। बाकी एक्सटीरियर पॉइंट्स पे ये बाउंड्री से नोन होगा, ये भी बाउंड्री से नोन होगा, ये भी बाउंड्री से, और ये भी बाउंड्री कंडीशन से आपको नोन हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड इसमें पोर्शन होता है जिसमें आप सिलेक्टिंग अ ग्रिड का प्रोसीजर करते हैं। ठीक, मैच पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए और सिलेक्टिंग अ ग्रिड भी हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, और इसमें याद x इज इक्वल टू xi एंड y इज इक्वल टू yj कंसीडर किया जाता है, और दीज आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस, आर ग्रिड लाइंस। मीन ये xi, ये ग्रिड लाइंस हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसमें, अच्छा आपने करना है कि इंटीरियर का जो ग्रिड पॉइंट्स हैं उस पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब आप इसमें देखो, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब आपने जब डिस्क्रिटाइजेशन परफॉर्म करनी है, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ये पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर को डिस्क्रिटाइज करें, इसमें हम बेसिकली सेंट्रल डिफरेंस यूज करेंगे। सेंट्रल डिफरेंस यूज करने का मतलब क्या है, देखें यहाँ पर थ्रू आउट आपने पढ़ा है एक्स कॉमा वाई मीन यू एक्स कॉमा वाई। जब आपने इस पार्शियल डेरिवेटिव को इस ग्रिड लाइन पे वैल्यूएट करना है तो आपने पार्शियल यू एक्स आई वाई आई पे वैल्यूएट करना है। तो जहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस यूज करने का मतलब है, ये आपके पास पॉइंट एक्स आई वाई आई है, इससे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, इससे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इससे नेक्स्ट पॉइंट आप बता सकते हैं, एक्स आई प्लस 1 एक्स आई प्लस 1 वाई जे। इससे बैकवर्ड पे पॉइंट अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो एक्स आई माइनस 1 वाई जे। अब यहाँ से टॉप में जाएं इस डायरेक्शन में, तो ये बनेगा एक्स आई फिक्स रहेगा और वाई क्या आएगा आपके पास, जे प्लस 1। इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो ये बनेगा एक्स आई वाई जे माइनस 1। ये जब आप डिस्क्रिटाइजेशन पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर की फाइंड करेंगे तो आप डिस्क्रिटाइजेशन इस लाइन पे लेंगे, वाई एक्सिस जिसमें फिक्स्ड है। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे इसकी डिस्क्रिटाइजेशन बाय यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस। आप यहाँ पे खड़े हो, आपने सेंट्रल डिफरेंस को यूज करके इस पे पार्शियल डेरिवेटिव की डिस्क्रिटाइजेशन करनी है। तो वो होगी आपके पास ये u ऑफ एक्स आई प्लस 1, ये वाला पॉइंट, कॉमा वाई जे, यू ऑफ एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई जे फिक्स माइनस 2u एक्स आई वाई जे प्लस u of एक्स आई माइनस 1 कॉमा वाई जे एंड दिस होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है। और माइनस इसमें एरर टर्म आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 पार्शियल 4u डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ एक्स की पावर 4 और इसमें एक्साई आई और वाई जे आपने फिक्स रखा है। याद रखें ये जो एक्साई आई है ये कोई नंबर है जो कि बिलोंग करता है एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई प्लस 1 के दरमियान। जैसे आपने इक्वेशन 1 लिखी है और ये जो अभी लिखवा रहे हैं, जी जो आपने इक्वेशन 1 लिखी है और जो अभी लिखवा रहे हैं काइंडली रिपीट कर दें, क्या चीज़ है? हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, इसका हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स पहले परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास सिलेक्टिंग अ ग्रिड होता है, जिसमें आप स्टेप साइज चूज करते हैं एक्स और वाई की डायरेक्शन में। फिर आप मैश पॉइंट्स इसमें चूज करते हैं एक्स आई वाई जे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इस इक्वेशन को डिस्क्रिटाइज करते हैं, मीन ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इनको अप्रोक्सीमेट करते हैं सेंट्रल डिफरेंस की मदद से। ठीक है, ये पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर हमने किया। सिमिलरली अगर आप पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेट करें एक्स आई वाई जे, इस पॉइंट पे खड़े होकर अप्रोक्सीमेट करें। अब आपने चेंज किसके रिस्पेक्ट से देखनी है, वाई के रिस्पेक्ट से, वाई जिस डायरेक्शन में चेंज होगा तो ये आएगा यू एक्स आई, ये फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वाई जे प्लस 1 माइनस 2u एक्स आई और वाई जे, ये सेम रहेगा
प्लस u ऑफ xi y ऑफ j माइनस 1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय k स्क्वायर, क्योंकि उसका स्टेप साइज h था, इसका स्टेप साइज k है, तो k स्क्वायर माइनस इसमें एरर वाली टर्म h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, h स्क्वायर की बजाय बल्कि लिखेंगे आप k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 पार्शियल 4u डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ y4। यहाँ पर अब आपने xi को फिक्स रखना है और इस पे पॉइंट कोई ईटा j लेंगे, वेयर ईटा j आपके पास बिलोंग करता है yj माइनस 1 और yj प्लस 1 से। इज इट क्लियर? ये दो डिस्क्रिटाइजेशन समझ आ गई। सिमिलरली जो आपके पास राइट हैंड साइड पे फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, इसको आप लिखेंगे f ऑफ एक्स आई वाई जे के। अब आपने ये जो डिस्क्रिटाइजेशन एरर्स फाइंड किए, ये जो डिस्क्रिटाइजेशन परफॉर्म की है, ये सेकंड नंबर में, थर्ड में और फोर्थ में, इसको यूज़ करें, यूज़ 2, 3 एंड 4 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करें। तो ये आपके पास बनेगी इक्वेशन 1 में, ज़रा इसको लिखें, तो ये आपके पास आएगा इक्वेशन 1 में, इसको ज़रा पुट करें वैल्यूज़। मैं इसमें लिखता हूँ, इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, इसमें रिप्लेस करें u ऑफ एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई जे माइनस 2u एक्स आई कॉमा वाई जे प्लस u ऑफ एक्स आई माइनस 1 कॉमा वाई जे डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस, मैंने यहाँ पे एरर की टर्म अभी नहीं लिखी है, वो मैं आपको बाद में लिख के दिखाता हूँ। पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर पुट करो, एक्स आई कॉमा वाई जे प्लस 1 माइनस 2u एक्स आई कॉमा वाई जे प्लस u ऑफ एक्स आई वाई जे माइनस 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे और प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, एक एरर टर्म, इसको मैं E1 का नाम दे रहा हूँ, प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, इसको E2 का नाम दे रहा हूँ। ठीक, ये हमारे पास एरर टर्म्स हमने यहाँ तक लिख ली। ये डिस्क्रिटाइजेशन हो गई, आपकी इक्वेशन की डिस्क्रिटाइजेशन हो गई। ठीक, इसको अगर आप मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब आप आ जाएं इस पे बाउंड्री कंडीशंस पे। इस इक्वेशन में आपने जे को आई को वेरी करवाना है 1, 2 अप टू सोन n माइनस 1 तक वेरी कराना है, जबकि जे को आपने वेरी करना है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन m माइनस 1 तक। ठीक, अब इसकी बाउंड्री कंडीशंस देखिए। बाउंड्री कंडीशंस आपके पास क्या होंगी? बाउंड्री कंडीशंस को हम डिस्क्रिटाइज करके कैसे लिखेंगे? पहले x की डायरेक्शन में देखें, u एक्स आई मीन x0 जो इनिशियल पॉइंट पे है, क्योंकि आप देखें x वेरी कर रहा है बिटवीन x0 से xn पे, तो बाउंड्री कंडीशन हमेशा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिफाइन की जाती है। तो u ऑफ x0 कॉमा वाई जे, x0 तो फिक्स हो गया, वाई जे इसमें वेरी कर रहा है, तो g ऑफ x0 वाई जे आ जाता है। फिर x0 के बाद फाइनल एंड पॉइंट को फाइंड करें, xn कॉमा वाई जे, तो ये आ जाएगा g ऑफ xn कॉमा वाई जे। ये डिस्क्रिटाइजेशन है इसकी बाउंड्री कंडीशंस की, और इसके लिए आपने याद रखें कि y जो j है वो वेरी करेगा बिटवीन 0 to n के दरमियान।
m। इसी तरह जो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन इन टर्म्स ऑफ y है वो आपके पास u x i y0 मीन इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड इज इक्वल टू g ऑफ x i कॉमा y0। फिर फाइनल पॉइंट पे y के लिखेंगे तो yn इज इक्वल टू g ऑफ x i कॉमा yn, और इसके लिए i आपके पास वैरी करेगा 0 1 2 अप टू सो ऑन n तक। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो जाती है इसकी डिस्क्रिटाइजेशन बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके इसकी डिस्क्रिटाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें हम इसका फाइनाइट डिफरेंस मेथड देखते हैं कि वो बेसिकली आपके पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या है। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम, उसी का ही पार्ट है FDM। हम FDM को कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप सबसे पहले जो आपने इक्वेशन लिखी है उसको ज़रा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय h ओवर k का स्क्वायर प्लस 1 w ऑफ i j माइनस w ऑफ i प्लस 1 कॉमा j प्लस w ऑफ i माइनस 1 कॉमा j माइनस ऑफ h ओवर k का होल स्क्वायर w i कॉमा j प्लस 1 कॉमा w i कॉमा j माइनस 1, ये प्लस है दोनों के दरमियान, इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई वाई जी। और आपको पता है कि इस इक्वेशन में आई स्टार्ट होता है 1 से लेके n माइनस 1 तक, जे स्टार्ट होता है 1 2 से लेके n माइनस 1 तक, ठीक। और इसी तरह जो इसकी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे जो बाउंड्री कंडीशन वाले W0j इज इक्वल टू G ऑफ X0 YJ। ये प्लीज़ ये नोटेशन जो मैंने यूज़ किया इससे कंफ्यूज ना हो जाएगा। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये नोटेशन मैंने क्या यूज़ की है। YJ एंड W ऑफ MJ इक्वल टू G ऑफ XN कॉमा YJ। सिमिलरली आप जो y डायरेक्शन में बाउंड्री कंडीशन है उसको देखें WI। अब इसमें इस बाउंड्री कंडीशन में J वेरी हो रहा है, J इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन होगा। यहाँ पे WI 0, अब J को 0 X को 0 रखो तो आपके पास इसकी बाउंड्री कंडीशन होगी G ऑफ XI और Y 0, ठीक। ये पहले की इनिशियल कंडीशन बनेगी इसमें y0, और फिर w ऑफ nj, i को जब हम im, अब j को m लिया, i को हमने 0 1 2 3 जब हम करेंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी wim इक्वल टू आ जाएगा g मल्टीप्लाई बाय xi कॉमा ym। इस पॉइंट पे ले लें। अब इसमें ये जो उसने नोटेशन यूज की है ना, ये वाली नोटेशन, ये सिंपल है। जस्ट उसने u जिसको आपने वैल्यूएट किया xi yj से, तो उसने इसको जस्ट इस फॉर्म में लिख दिया w ऑफ ij की फॉर्म में। और जो आपके पास आपने अगर u में xi प्लस 1 किया कॉमा yj, तो इसका मतलब ये हो गया w ऑफ i प्लस 1 और साथ इसमें आ जाएगा कॉमा j। सिमिलरली आपके पास u ऑफ xi माइनस 1 u ऑफ xi माइनस 1 कॉमा yj, इसको हम स्मॉलर करके लिख सकते हैं w ऑफ i माइनस 1 कॉमा j।
u of xi comma yj minus 1 equals to w of I कॉमा j माइनस 1। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। w ऑफ एक्स आई और वाई जे माइनस 1, ये बाउंड्री कंडीशन, ये रिप्रेजेंटेशन बनती है इन फंक्शंस की, ठीक है। इन फंक्शंस की डेफिनेशन आपके पास ये बनती है। जी, ये कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? स्क्रीन में लैग आ रहा है सर। स्क्रीन में लैग आ रहा है। सर ये आप इतनी इक्वेशन मतलब क्यों करवा रहे हैं हम लोग? हमारा क्या मकसद है, करना क्या, निकालना क्या है? इसमें हमारा मकसद ये है कि हम ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जब हम इसको 2D में सॉल्व करेंगे, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं, तो उस केस में हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनता है, और फिर उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करते हैं। इसका हम ये जो पॉइसन इक्वेशन है, इसका हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना डिफिकल्ट है। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, ये वाली, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम इसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये हमारा इसमें टॉपिक, ये सर हमारा कोई इसमें। एग्जांपल करवा दें या हमें बता देना, क्योंकि इस तरह हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये क्यों कर जी, रहे मैं हैं, आपको कहाँ कर रहे एग्जांपल बताता हूँ ना, अभी एग्जांपल ये करवाने लगा हूँ ना। सिर्फ एक एग्जांपल करा देता हूँ, उसमें आप लोगों को फिर क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए एग्जांपल नंबर आपके पास है, ये बाउंड्री कंडीशंस और इनकी जो है वो मैं बताना चाहता था कि ये हमारे पास बनती कैसे है बेसिकली ना, ये इक्वेशन हमारे पास कैसे बनी है, ठीक। अब इसकी एक एग्जांपल आप लोग देख लें। एग्जांपल आपको गिवन है, एग्जांपल नंबर 1 है। इक्वेशन आपके पास सेम है, जो मीन जो प्रॉब्लम आपको गिवन है ना ऊपर, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अच्छा, इसमें उसमें बल्कि एफ ऑफ एक्स वाई को उसने 0 के इक्वल लिया है, इसलिए इसको 0 ले रहे हैं। ये एग्जांपल 1 है। अच्छा, अब इसमें क्या किया कि अब आपने इसमें डोमेन जो उसने दी है, सबसे पहले आप इसकी डोमेन लिख लें, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 0 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 0.5, 0 इज लेस देन वाई एंड y इज लेस देन 0.5। ये आपको उसकी डोमेन गिवन है। अच्छा, इसमें जो बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन है वो ये गिवन है, u एट 0 y इज इक्वल टू 0, u एट x 0 इक्वल टू 0 आपको गिवन है, और फिर एक गिवन है u x इज इक्वल टू 0.5 टू y दैट विल बी इक्वल टू 200 ऑफ y, और एक अनदर कंडीशन गिवन है x कॉमा 0.5, ठीक, और ये आपको गिवन है इक्वल टू 200x। ये बाउंड्री कंडीशंस है, ये डोमेन है, ठीक। इसका डायरेक्ट फार्मूला तो आप याद रखें कि इसकी डायरेक्ट फार्मूला की डिस्क्रिटाइजेशन हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें पहले स्टेप में आपने उसने बता दिया है कि आपने नंबर ऑफ स्टेप्स n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 4 लेने, मीन आपने जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो x और y की डायरेक्शन में ये लेने हैं। अब अगर आपने यहाँ पर h डिटरमिन करना हो कि h की वैल्यू क्या है, तो h बेसिकली आपके पास क्या होता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे कोई बता सकता है b आपके पास क्या है? b क्या है इसमें?
जी स्टूडेंट्स इसमें बी क्या है? 0.5 जी 0.5 डिवाइडेड बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 0.25, राइट? ये आएगा ना 0.25, ये 0.125, सॉरी 0.125। इसी तरह के की डायरेक्शन में, मतलब बाय की डायरेक्शन में आपके पास d माइनस सी डिवाइडेड बाय m आएगा। तो d माइनस सी आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाय 4 0.125। ये बात समझ आई? ये 0.125, ठीक है। m n और m आपको वैल्यूज गिवन है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से i की वैल्यूज क्या बनेगी? 0 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बनेंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स i को देख के, और यहाँ से देख के अगर आप j के नोड्स लिखें तो j बनता है 0 1 2 3 4। अब आपके पास ये h की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप मैश पॉइंट्स लिखें xi इज इक्वल टू a प्लस आई एच, i को पुट करें इक्वल टू 0, तो x0 आपके पास जस्ट सिंपल क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0। ये पहला मैश पॉइंट आ गया x डायरेक्शन में। i को पुट करें 1, ठीक। तो x1 इज इक्वल टू a तो 0 है, i मल्टीप्लाई बाय h 0.125। इज इट राइट? मैश पॉइंट्स। फिर अगर आप इसको x2 करें तो x2 आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.125। तो 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें तो आई थिंक ये 0.25 बन जाता है, राइट? 0.25। x3 आपके पास क्या आएगा? 3h, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.125। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.125 आपके पास आता है 0.375। x4 इसमें क्या आएगा? 4 टाइम्स 0.125, तो 4 टाइम्स 0.125 ये आपके पास बन जाता है 0.5। तो देखें आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? ये मैश, जरा मैश पॉइंट बनाएं इसकी x की डायरेक्शन में। पहला पॉइंट है x0 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट पॉइंट x1 इज इक्वल टू 0.125, उससे नेक्स्ट पॉइंट 0.25, उससे नेक्स्ट पॉइंट 0. ये 2 है, ये 3 है, 0.25 0.375, और फाइनल पॉइंट इसमें आ जाता है x4 इज इक्वल टू 0.5, ठीक। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 5 आपके पास पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक। अब इसमें इस डायरेक्शन में अगर आप जाएं, सेम केस फॉर द y डायरेक्शन केस भी सेम होगा। इस डायरेक्शन में जाएं, सपोज करें कि यहाँ पर y0 इज इक्वल टू c है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y3 है, और यहाँ पे y4 है। ये आपने पॉइंट्स लिए हैं। अब अगर आप इसमें देखो तो ये आपके पास बेसिकली ये बनता है, ये पहला पॉइंट है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा और ये पांचवा पॉइंट है। इनको अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है, इसको अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें तो और ये फाइनल पॉइंट आपके पास, ठीक। अब इसमें आपने क्या करना है कि इस केस में ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास इसके इंटीरियर के, ये एक्सटीरियर के जो पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली आपको नोन होते हैं
बाउंड्री कंडीशन के साथ, जो आपको गिवन बाउंड्री कंडीशन है वहां से नोन होते हैं, जबकि इसमें जो आपके पास इंटीरियर पॉइंट्स बचते हैं वो आपके पास ये बचते हैं। जैसे मैं इंटीरियर पॉइंट्स को ज़रा थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूँ, ये इंटीरियर पॉइंट है, ये इंटीरियर पॉइंट्स। टोटल आपके पास 9 इंटीरियर पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है, 9 इंटीरियर पॉइंट्स, y1 y2 y3 और y4। अच्छा इसमें एक मिनट, इसमें अच्छा इसमें एक चीज़ उसने की हुई है, m4 लिया है और उसने m को 5 लिया है, ठीक है। इस एग्जांपल में ये जो एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें उसने n को आपके पास 4 लिया है और m को बेसिकली उसने 5 लिया है, ठीक। ये इसको देख लें, ये एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर अच्छा इसमें ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 हम इसमें कर रहे हैं, तो एग्जांपल नंबर 1 में उसने n और m दोनों को सेम लिया है। अब आपने इन इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखें अब आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं। अब मैं आपको, अगर हम पॉइंट्स देखें, ये x0 y0, ये x1 y0, ये आपके पास x2 y0, ये x3 y0 और ये पॉइंट x4 y0। आई आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स आपके पास आई की डायरेक्शन में और 5 भी पॉइंट्स आपके पास जे की डायरेक्शन में। इसका मतलब है टोटल आपके पास 25 पॉइंट्स बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे अगर आप काउंट करें तो ये टोटल आपके पास 1 2 3 4 5, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में भी 5 है, थर्ड लाइन में भी 5 है, फोर्थ में भी और 5 में भी। तो ये आपके पास ग्रिड बना है 5x5 का, 5x5 का ग्रिड बना है, ठीक। अब इस 5x5 के ग्रिड में आपने वैल्यू फाइंड करनी है इस पे, इस पे, इस पे, इन जगहों पे। इसका मतलब है आपने आई जो आपके पास था 0 1 2 3 4, इसमें से आपने 2 पॉइंट्स इसमें से स्किप कर देने हैं, एक 0 वाला और एक 4 वाला, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू नोन है, इसलिए हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे। आई जस्ट आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। सिमिलरली जे में, जे के केस में भी आपके पास क्या होगा, सेम यही होगा, जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो इसमें भी आप इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो एक्सक्लूड कर दें, तो जे आपके पास सिर्फ रिमेनिंग में रह जाएगा 1 2 3। अब आपने देखो वैल्यूज किस किस पे फाइंड करनी है, प्लीज इसको आप समझ लीजिएगा। ये यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पर x1 y2 है, यहाँ पे x1 y3 है। सही लिखा है ना मैंने इसको? हाँ, ये ठीक लिखे हैं मैंने पॉइंट्स? जी सर सही लिखे हैं सर आप। सही लिखे हैं पॉइंट्स, ठीक है। और किसी की कोई राय उस बारे में? नो सर, सर गलत है सर। एक्सचेंज ऑफ हाँ? वाई कांस्टेंट ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखा? सर ये वाई वाई में जी, सर वेरिएशन नहीं इसमें आएंगे। y वेरी नहीं करेगा ना, आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ x वेरी करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ आपके पास x वेरी करता है। तो ये आपके पास बेसिकली बनता है, ये x1 y1 y1 सिर्फ आपके पास क्या वेरी करेगा, 3 2। और ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आपके पास बेसिकली बनेगा
ये जो फाइनल पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आपके पास बनेगा, ये आएगा x4 y1। अब आप इस डायरेक्शन में जाएं तो ये बनता है आपके पास, देखिए x1 y2, x2 y2, x3 y3, ये बनता है आपके पास x1 y3, x2 y3, और ये बनता है x3 y3। अब आप इसमें देखें, जब आप इक्वेशन जो डिफरेंस इक्वेशन है उसको आपने सबसे पहले इस पॉइंट के लिए वैल्यूएट करना है। मीन ये जो डिफरेंस इक्वेशन है ना ऊपर गिवन है, ये ज़रा डिफरेंस इक्वेशन लिखे ना, ये वाली जो डिफरेंस इक्वेशन ऊपर हमने लिखी थी उसको मैं आपको लिख के बताता हूँ कि हमने इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक, आप डिफरेंस इक्वेशन देखें। इक्वेशन आपके पास ये है 2 मल्टीप्लाई बाई h ओवर k का होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय w ऑफ ij माइनस w ऑफ I प्लस 1 कॉमा j प्लस w ऑफ I माइनस 1 कॉमा j माइनस ऑफ h ओवर k होल स्क्वायर wi कॉमा j प्लस 1 और कॉमा wi कॉमा j माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में राइट हैंड साइड 0 है। अब आप यहाँ पर अगर आप वैल्यूज पुट करें, h की वैल्यू 0.125 है, k की वैल्यू 0.125 है। यहाँ पर पुट करें तो ये पहला आपके पास बन जाता है 4wij माइनस ये आएगा w ऑफ I प्लस 1 कॉमा j प्लस w ऑफ I माइनस 1 कॉमा j, ये h ओवर h 1 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा w ऑफ I कॉमा j प्लस 1, w ऑफ I कॉमा j माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी इस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली डिफरेंस इक्वेशन बन जाती है। स्पेसिफिकली डिफरेंस इक्वेशन, यहाँ पर आपने I को वेरी करवाना है 1 2 3, फिर आपने j को वेरी करवाना है 1 2 3। तो आप इसमें क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर x1 y1 पॉइंट है, पहले फर्स्ट टाइम पे आप इस इक्वेशन में I को भी 1 रखें और j को भी 1 रखें। ठीक है, I को भी 1 लें और j को भी आप 1 लें। अच्छा, इसमें ये जो आपकी बुक वाला है उसने उसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटजी से उसने किया है। आप लोग इसको ज़रा थोड़ा सा मैच करवा लीजिएगा कि उसने डिफरेंट स्ट्रेटजी से कैसे उसने इसको रिप्रेजेंट किया है। उसने एक्सप्रेसिंग द टर्म जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, मैं आपको उसी मेथड से करवा देता हूँ। उसने ये जो x1 y3 वाला पॉइंट है इसको उसने P1 का नाम दिया है, इसको P2 का नाम दिया है, इसको उसने P3 का, ये आपके पास P4 है, ये P5 है, ये P6 है, ये आपके पास P7, ये P8 और ये आपके पास P9 है। अब सबसे पहले क्लास कब तक चलेगी? क्लास बस अभी 20 मिनट्स जस्ट। ओके सर, ओके। अच्छा, इसमें अब आपके पास P1 P2 P3 P4 P5 ये P9 उसने रीलेबल किया है। उसने ये कहा कि आप इसको WI को इक्वल टू ले लें U ऑफ PI, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, या इसको एट द पॉइंट PI कह लें। ठीक, PI के ऊपर रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले आप I को 1 लें तो ये आपके पास P1 पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा आपके पास, यहाँ पर I को 1 पुट करें। ठीक है, मतलब इंटीरियर ग्रिड पॉइंट्स को उसने रीलेबल किया है। तो ये आपके पास आएगा I के रिस्पेक्ट से, सिर्फ इसको देखें, ये आएगा 4W1, I को पुट करें, J को आप थोड़ी देर के लिए अगर आप भूल जाएं या इसको आप 1 मिनट ज़रा इग्नोर कर दें, और W ऑफ माइनस ये बनेगा W2
प्लस ये बनेगा W0, ठीक है, यहाँ पर ये वाला W0, और माइनस यहाँ से आ जाएगा आपके पास W1 और सर कॉमा कहाँ ये से है? आपके पास, जी जी, ये कहाँ से आया सर? ये हमें देखिए जो, अच्छा चले मैं आपको ना इसको एक और मेथड से करवाता हूँ, आप इसको आई थिंक इस वाले मेथड से करें तो वो ज़्यादा आपके पास बेस्ट रहेगा। इसको आप छोड़ें, आप इसको ये वाला नहीं, आप ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करें जो मैं आपको करवाता हूँ। इसको ये रीलेबलिंग वाली छोड़ें, आप इसको स्ट्रेटजी को देख लें। यहाँ पर सबसे पहले आप आई को 1 रखें और जे को भी 1 रखें, ठीक है, आई को भी 1 रखें, जे को भी 1 रखें। ये आपके पास आएगा 4 1 W1 1 माइनस ये आएगा W2 1 ये वाला प्लस W0 1 W0 1 माइनस ये आएगा आपके पास WI, ये आपके पास 1 है और जे आपके पास हो जाएगा 2 कॉमा W1 कॉमा 0 इक्वल टू 0। अब इसमें आप एक चीज़ आप लोग देख लें, ये जो 0 1 वाली है और ये वाली जो 1 0 वाले हैं, ये दोनों बाउंड्री के पॉइंट्स हैं। तो ये आपके पास, इनको हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस W2 1 माइनस W1 2 ये यहाँ पे, और फिर ये माइनस है, ये दूसरी तरफ जाके W0 1 प्लस W1 0 बन जाएगा। ये बाउंड्री कंडीशन से आपको इनकी वैल्यूज मिलेंगी, बाउंड्री कंडीशन से W01 और W10 की, ये बाउंड्री कंडीशन से, क्योंकि इसमें I 0 है और J 1 है। तो आप यहाँ पर देखो, जब I 0 है और J आपके पास 1 है तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनता है ना, ये वाला X0 Y1 वाला, ये वाला पॉइंट्स जो बाउंड्री के पॉइंट्स है। तो ये बाउंड्री से आपके पास वैल्यू आती है यहाँ पर 0 1 और 1 0 वाली, ये वाला पॉइंट बाउंड्री वाला जो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बात कुछ समझ आई आपको? अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आई को 2 लें और जे को आप 1 ही रखें। मतलब आपने जे को वेरी नहीं करवाना, आपने आई को वेरी करवाना है, ठीक। ये आपके पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आई को 2 रखें, जे को 1 ही रखें इस इक्वेशन में। तो ये बनेगा 4W21 माइनस W31 प्लस W11, ठीक है, माइनस ये आएगा आपके पास W, अच्छा बाय द वे इसको आप ये आई जे लिखने की बजाय इसको आई कॉमा जे लिख लें, ताकि ये मल्टीप्लिकेशन का तासुर ना दे, बल्कि ये अलग अलग दो कंपोनेंट्स कंसीडर हैं, कंपोनेंट्स सॉरी। ये आएगा आपके पास 2 1। तो यहाँ से W इस जगह पे पुट करें, इस वाली जगह पे I को 2 पुट करें, 2 कॉमा W2 और J आपके पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। इसमें से कोई बता सकते हैं कि बाउंड्री के पॉइंट्स कौन सा होगा? इसमें बाउंड्री का पॉइंट क्या होगा? इसमें कोई बाउंड्री का पॉइंट बता सकता है? बाउंड्री वाला पॉइंट क्या होगा? 4W21 माइनस W31, जिसके साथ 0 लगा हुआ है, हाँ जिसके साथ ये 0 लगा हुआ है। कौन सा होगा? कौन सा होगा नंदयाल? W20 ये जो है ये आपके पास बाउंड्री का पॉइंट होगा। इसको आप दूसरी तरफ मूव कर लें, ये आपके पास यहाँ पे ना माइनस का साइन है, इसको आप W20 की फॉर्म में, ये
राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये नॉन वैल्यू है। W20 आपके पास एक्चुअली क्या है, W20 आपके पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला बाउंड्री कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपने ये इक्वेशन नंबर 2 बना ली है। अब आप कंसीडर करो, I को 3 कंसीडर करो, J को 1 लो, ठीक। अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर डिफरेंस इक्वेशन लिखी गई है इसमें वेरी करें, ये आएगा 4W31 माइनस W4 कॉमा 1 प्लस W2 कॉमा 1 माइनस ये लास्ट वाली टर्म में W3 कॉमा 2 और प्लस W3 कॉमा J-1 आपके पास 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें बाउंड्री का पॉइंट कौन सा है? हाँ वही है 30 जी, ये जो लास्ट पॉइंट है आपके पास W32, ये W30, ये आपके पास इसका बाउंड्री का पॉइंट है, जो कि ये पॉइंट बनता है। और इसमें W4Y0 जो आपके पास है, यहाँ पे W4Y0 तो नहीं आया ना, W4 वाला नहीं आया, तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें सिमिलरली I इज इक्वल टू 4, I को हमने कहाँ तक वेरी करना था, I इज इक्वल टू 1 2 3 वेरी करना है, क्योंकि अगला पॉइंट जो है वो उसका नोड पॉइंट एंड पॉइंट है उसका। अब आपने यहाँ पर देखो, पहली दफा I को 1 रखा, J को 1 रखा, I को 2 रखा, J को 1, I को 3 रखा, J को 1। अब अगेन कंसीडर करें नेक्स्ट में, I को 1 लें और J को 2 फिक्स करें, तो यहाँ से कितनी इक्वेशन बनेगी, I को 2, J को 2, I को 3 और J को 2। यहाँ से 3 इक्वेशंस मोर आएंगी आपके पास, और मतलब 1 2 3 आया, यहाँ से आपको 4 5 और 6 नंबर इक्वेशन मिलेगी। अब अगेन आपने I को 1 रखना है, I को 2 रखना है, I को 3 रखना है, J को फिक्स करना है 3 3 3। तो यहाँ से आपको 3 मोर इक्वेशंस मिलेंगी। तो यहाँ से आपके पास 7 8 और 9 इक्वेशंस बन जाएंगे। अब ये जो इक्वेशंस बनेगी, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स को आपने सेपरेट कर लेना है और दूसरे पॉइंट्स को आपने सेपरेट कर लेना है। आपके पास जो अननोन्स आएंगे वो आपके पास ये होंगे, मतलब टोटल 9 अननोन्स आएंगे ना। देखो एवरी टाइम आपके पास 3 3 आ रहे हैं, तो पहले 3 इक्वेशन से 3 अननोन्स, फिर 3 अननोन्स आपके पास यहाँ से आएंगे और 3 अननोन्स यहाँ से आएंगे, टोटल 9 अननोन्स आपके पास आएंगे। जैसे कैसे आएंगे कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं, WI, J, आपके पास I को फिक्स करो 1, J को फिक्स करो 1, पहला अननोन बन जाता है 1 1, फिर I को 2 रखो, J को 1 रखो, दूसरा अननोन बन जाता है आपके पास 2 1, फिर आप I को 3 रखो, J को 1 रखो, आपके पास थर्ड अननोन बनेगा W31। यहाँ पे I को 1 रखो, J को 2 रखो, सेकंड अननोन बनेगा W12 W22, ये I को 2 और J को भी 2 रखा, फिर I को 3 रखें और J को 2 रखें, तो आपके पास अननोन आएगा 3 2। यहाँ पर अब अगेन I को 1 रखें, J को फिक्स करें 3, I को 2 रखें, J को फिक्स करें 3, I को 3 रखें और J को फिक्स करें 3, तो आपके पास आएगा W13 W23 और W33, ये अननोन्स बनेंगे। अब इन अननोन्स को हम इस तरह से लिखेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में, टोटल 9 इक्वेशंस बनेंगी। तो 9 इक्वेशन से आपके पास 9 एक जो आएगा वो आपके पास पूरा एक सर्कल आता जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें, इसमें अननोन्स क्या हैं, 1 2 है, 2 1 है
और 1 1 है, ये अननोन है। तो मैं इसको कॉलम, जिस तरह आपने वो लिखा था ना उसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में, वो लिखें W1 1 1 1 W1 2 W1 3 W2 1 W2 2 W2 3 W3 1 W3 2 और W3 3। ये हमने अननोन्स का वेक्टर बना लिया। जिस तरह वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बनाते थे ना, वैसा ही आपने बनाना है। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो, W11 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 4 लिखें। W11 का कोफिशिएंट आपके पास 4 है। W12 का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो ये -1। नेक्स्ट में W13, क्या इस इक्वेशन में W13 आ रहा है? इक्वेशन नंबर 1 में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास, 0। W21 आपके पास आ रहा है, W21 का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पर -1 है, तो ये आ जाएगा -1। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट जितने भी हैं उनके लिए आप 0 0 0 0 प्लेस कर देंगे। 0 ये W22 के लिए, 0 W23 के लिए, 0 W31 के लिए, और W प्लेस करें ये आपने 21 22 के लिए 0, 23 के लिए 0, 31 के लिए 0, 32 के लिए 0 और 33 के लिए भी 0 आपने पुट किए। ये जो सारे एलिमेंट्स आपने लिखे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 से लिखे हैं। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, जो आपके पास W01 प्लस W10 है, W01 प्लस W10, ये राइट हैंड साइड पे जो B फंक्शन बनता था ये उससे रिलेटेड है, AX = B वाला सिस्टम जो, ये फर्स्ट इक्वेशन से लिखा। अब सेकंड इक्वेशन में देखें 1 1 का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो ये आएगा -1। 1 2 का कोफिशिएंट आपके पास सेकंड इक्वेशन में 1 2 का कोफिशिएंट नहीं है, तो वो आएगा 0। बल्कि 1 2 का कोफिशिएंट इसमें, सर एक बात बताएं जी जी सर, ये वाला सवाल आप पेपर में तो नहीं दे सकते ना, ये तो बंदा पूरा पेपर में यही करते रह जाएंगे हम। पेपर में देने के लिए और बड़ी स्ट्रेटेजी है ना इसी क्वेश्चन को देने के लिए। ये तो आपको बताया जा रहा है तरीका कि आपने इसकी इक्वेशन बनानी कैसे। नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स देखें, नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स आपके पास 0 1 2 3 4 तक हैं, 5 नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स हैं। लेकिन आप लास्ट 2 ग्रिड पॉइंट्स को निकाल के इंटीरियर ग्रिड पॉइंट्स 3 लें तो 3 क्रॉस 3 आपके पास 9 इक्वेशंस बनती हैं। ठीक, तो उन 9 इक्वेशंस को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना, मैंने आपको बताया कि ये कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनता है, वरना आप लोग इसमें एग्जांपल नंबर 1 जो है 2.737 पेज पे है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये कैसे उसमें बनाया गया, मैट्रिसेस कैसे बनता है। इक्वेशंस ऐसे बनती हैं और इक्वेशंस बनाने के बाद इस तरह से हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, आप लोग अगर इसका मैट्रिक्स बनाना चाहें तो मैट्रिक्स आप लोग इसमें 737 पेज पे बुक की, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसी तरह से बनता है, और ये आपके पास समथिंग लाइक दिस ही आता है, 4 -1 4, फिर आपके पास -1 0 -1 और फिर एंड पे 0 0 0 आ जाता है, सो ऑन। ये डायगोनल के एलिमेंट्स इसमें मोस्टली इसमें 4 ही आ रहे हैं। ठीक, और बाकी आप इसको अपनी जो बुक है उसमें से देख सकते हैं, आपके पास इसमें गिवन है। इसी तरह से अगर आपके पास पॉइसन इक्वेशन हो, उसका सलूशन भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इसमें जो फाइनल चीज़ मैंने आपको
इसमें बतानी है वो आपके पास है, एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है, एक आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस मेथड है, एक आपके पास सेंट्रल डिफरेंस मेथड है। तो याद रखिए ये जो सेंट्रल डिफरेंस मेथड है ये आपके पास मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू बैकवर्ड डिफरेंस मेथड और फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, जो कि जबकि जो बैकवर्ड डिफरेंस मेथड है वो फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड की बजाय ज़्यादा स्टेबल है, अनकंडीशनली स्टेबल है बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। और इसमें आ जाए आप लोग फाइनली लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट करें सर, बैकवर्ड डिफरेंस की क्या चीज़ है सर? क्या ये लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट करें सर। लास्ट वन, बैकवर्ड अच्छा इसमें अच्छा ये देखें, जी जी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास सेंट्रल डिफरेंस है और फिर आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस है और फिर आपके पास इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस है। जो सेंट्रल डिफरेंस है ये मोर एक्यूरेट है, ये सेंट्रल के मुकाबले में लेस एक्यूरेट है, लेकिन ऑब्वियसली फॉरवर्ड से ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ये वेरी लेस एक्यूरेट मीन कम एक्यूरेट है उसके मुकाबले में। इसमें एक दो पॉइंट्स आपके पास ये हैं कि ये जो आपके पास बैकवर्ड डिफरेंस होता है ये बेसिकली अनकंडीशनली स्टेबल होता है, मीन इस पर कोई कंडीशन नहीं होती। अनकंडीशनली स्टेबल होने का मतलब है कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये एवरी टाइम ये स्टेबल ही होता है, अनकंडीशनली स्टेबल है बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। जबकि जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है वो बेसिकली आपके पास कंडीशनली स्टेबल होता है, ठीक है। बैकवर्ड जो फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है वो कंडीशनली स्टेबल होता है, कंडीशनली। कंडीशनली स्टेबल होने का मतलब है किसी खास एक कंडीशन को फुलफिल करता है, तो तब हम कहते हैं कि ये मेथड जो वो कंडीशनली स्टेबल है। मीन बैकवर्ड डिफरेंस मेथड अनकंडीशनली स्टेबल है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है वो आपके पास कंडीशनली स्टेबल है, ठीक। और इसमें आप लोगों ने इसमें कुछ इसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है। जो हाइपरबोलिक मेथड्स हैं, पैराबोलिक डिफरेंस इक्वेशन है, ये तो आपने एक्स और वाई में किया है ना। अगर आपको टाइम के रिस्पेक्ट से, फॉर एग्जांपल पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ टी है, इसको अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस से अप्रॉक्सीमेट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं फॉरवर्ड डिफरेंस से, तो इसको आपने u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t है, यहाँ पे याद रखिएगा, t and x, सॉरी नॉट x and t and x। इसमें जब फॉरवर्ड डिफरेंस से करेंगे तो ये ti प्लस 1 xi माइनस u ऑफ ti कॉमा xi, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है और ये डिवाइडेड बाय h होता है, ठीक, डिवाइडेड बाय h जस्ट जब हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस को करेंगे। h कह लें या इसको मैंने इसको जो भी आप मतलब इसका स्टेप साइज अगर आप लेना चाहें, ये स्टेप साइज होगा इसमें टी की डायरेक्शन में, ठीक है। इसको आप बल्कि इस तरह से अगर आप लिखना ti प्लस 1 जो है वो आपके पास बेसिकली आई और जे की फॉर्म में इसने फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से इसको किया हुआ है। मैं इसको उसी मेथड से लिखता हूँ जिस मेथड से बुक ने लिखा है। फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड के केस में ये आपके पास, अच्छा u इज द फंक्शन ऑफ x एंड t है, तो ये xi जब टाइम के रिस्पेक्ट से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आपके पास xi tj, तो xi कॉमा tj प्लस k माइनस ऑफ u ऑफ xi tj आ जाएगी डिवाइडेड बाय k। ये फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से। इसी को अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से करें, xi tj, तो ये बनेगा आपके पास u ऑफ xi कॉमा tj माइनस u ऑफ xi कॉमा tj माइनस 1 या tj माइनस k इसको लिखेंगे।
अगर आप इसको बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से करें। इसी को अगर आप सेंट्रल डिफरेंस मेथड से करें, अप्रोक्सीमेट करें टाइम डेरिवेटिव को, तो वो बेसिकली आपके पास ये बनेगा पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ टी एक्स आई टी जे। वो आपके पास सिंपली एक्स आई ये आ जाएगा टी जे प्लस के माइनस यू ऑफ एक्स आई टी जे माइनस के डिवाइडेड बाय 2k। ये आपके पास सेंट्रल डिफरेंस से इसकी अप्रोक्सीमेशन होगी। बाकी अगर हीट इक्वेशन में सेकंड चीज इन्वॉल्व है तो टाइम डेरिवेटिव मतलब टाइम जो स्पेशल डेरिवेटिव है उसकी अप्रोक्सीमेशन सेम होगी जो हमने प्रीवियसली इसमें पढ़ी है फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड में। अब इसमें आपके लास्ट एक सिर्फ मुझे 5 मिनट्स आप लोग सिर्फ दे दें, ये आपके पास लास्ट टॉपिक है जो कि क्रैंक निकल्सन मेथड है। क्रैंक निकल्सन इसमें देखें ये आपके पास पेज नंबर 733 पे है। क्रैंक निकल्सन मेथड। अच्छा, क्रैंक निकल्सन मेथड आपके पास क्या होते हैं कि ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एवरेज होती है बेसिकली। ये हम लगा रहे हैं जैसे इसको अगर हम कहें पार्शियल यू बाय पार्शियल ऑफ टी माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको हमने क्रैंक निकल्सन मेथड से अप्रोक्सीमेट करना। ये जो बेसिकली क्रैंक निकल्सन मेथड होता है ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, और ये आपके पास इसको हम अप्रोक्सीमेट इस तरह से करते हैं। मीन उसने यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया। डब्ल्यू आई कॉमा जे प्लस वन, ये जे प्लस वन आप याद रखिए ये टाइम के लिए, माइनस डब्ल्यू आई कॉमा जे डिवाइडेड बाई के माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसको सेंट्रल डिफरेंस से उसने अप्रोक्सीमेट किया तो ये बनता है आपके पास W ऑफ, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से है तो W ऑफ i प्लस वन कॉमा जे माइनस 2WI कॉमा जे प्लस W ऑफ i माइनस वन कॉमा जे डिवाइडेड बाय h स्क्वायर जो हमने x की डायरेक्शन में लिया है इक्वल टू 0। और इसमें हमारे पास जो लोकल ट्रंकेशन एरर बनता है TF वो आपके पास सिंपली ये चीज़ आ जाती है। इसको अगर हम अगर हम देखें इसमें अगर हम इसको बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से देखना चाहें तो बैकवर्ड डिफरेंस मेथड से हमारे पास ये डिफरेंट तरह से लिखा जाता है। इसमें अच्छा ये आपके पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाती है आपके पास फॉरवर्ड से, और इसी को अगर मैं इसको डब्ल्यू आई जे प्लस वन माइनस ऑफ डब्ल्यू आई कॉमा जे डिवाइडेड बाय के को अगर हम एक्सपेंड करूं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसमें डब्ल्यू ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन माइनस ऑफ 2WI कॉमा जे प्लस वन और कॉमा आपके पास W ऑफ I माइनस वन कॉमा जे प्लस वन डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फॉरवर्ड से है इक्वेशन नंबर 1 और ये बैकवर्ड से है 2। इसमें आप देख लें कि इसमें आप फॉर एग्जांपल ये I और J वाला पॉइंट है, आप I वाली डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये पॉइंट I प्लस वन बनता है और कॉमा J आ जाता है। जब आप इसको J वाली डायरेक्शन में फॉरवर्ड में मूव करवाते हैं तो ये I कॉमा J प्लस वन बन जाता है। इसमें हमने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की। जबकि बैकवर्ड के केस में, फॉरवर्ड के केस में आप I J पे खड़े हैं, बैकवर्ड के केस में उसने डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ की है। उसने डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऐसे यूज़ किया कि वो यहाँ पर उसने J प्लस वन कंसिडर किया है और I लिया है। बैकवर्ड के केस में जब वो वापस जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जब आप उसने मतलब रिवर्स डायरेक्शन में उसने
अच्छा, इसमें जब आपने रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, आपने J+1 वाले टाइम स्टेप पे खड़े हैं, इस टाइम स्टेप पे जब आपने रिवर्स जाना है तो उस केस में आपने इसको बैकवर्ड डिफरेंस लगाना है। मीन इस पॉइंट से जब आप वापस जाएंगे J+1 से वापस, प्रीवियस पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, J बनेगा, ठीक है, और इसमें I, J बनेगा। तो इसको जब आप बैकवर्ड स्टेप से करेंगे तो ये आपके पास सेम दोनों इसलिए नज़र आ रहे हैं, और ये अल्फा स्क्वायर W(5+1) J+1, सिर्फ आपने टाइम चेंज किया। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, मतलब एवरेज ले लें, अगर आप इन दोनों मेथड्स की एवरेज ले लें, या आप सिंपली कह दें कि ऐड कर लें इसको, एवरेज ऑफ 1 एंड 2, एवरेज ऑफ 1 एंड 2 अगर आप कर लें तो वो आपके पास ये फॉर्म बनती है W(i) J+1 माइनस W(i, J डिवाइडेड बाय K माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसका एवरेज लिया है तो इसका एवरेज आपके पास ये बन जाता है W(i+1, J माइनस 2 W(i, J और प्लस W(i-1, J डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, क्योंकि I+1 I और I-1 है, फिर प्लस करके W(i+1, J+1 माइनस 2 W(i, J+1 प्लस W(i-1, J+1), ये डिवाइडेड बाय आपके पास K स्क्वायर है, सॉरी H स्क्वायर है दोनों केसेस में, और ये इक्वल टू 0 है। ये जो लास्ट हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, ये आपके पास कहलाती है, दिस इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास है क्रैंक निकल्सन मेथड। ये आपके पास क्रैंक निकल्सन मेथड कहलाता है, ये हमने इसमें यूज़ करना है। क्रैंक निकल्सन मेथड बेसिकली आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस की एवरेज है, ठीक। इसको आप आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड में लेट सपोज करें कि आप J पे और J+1 पे हैं फॉरवर्ड में, जब इसका बैकवर्ड देखेंगे तो इसका ये बैकवर्ड J-1 बनेगा और इसका बैकवर्ड पॉइंट आपके पास J बनेगा। ये बैकवर्ड के केस में हमारे पास ये बनता है। जो क्रैंक निकल्सन मेथड होता है वो बेसिकली इन दोनों की एवरेज ली जाती है। एवरेज का मतलब क्या है कि आप J+J-1 डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं, इन दोनों का एवरेज पॉइंट लेते हैं, और इन दोनों का एवरेज पॉइंट लेते हैं J+1 और J डिवाइडेड बाय 2, इनका एवरेज पॉइंट लेते हैं। तो देखें ना, इसकी एवरेज क्या बनती है आपके पास, ये बन जाता है J-1/2 और ये बन जाता है J+1/2। तो आप क्रैंक निकल्सन मेथड यहाँ पे खड़े होकर आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं टाइम को, तो इसको हम कहते हैं क्रैंक निकल्सन मेथड। मीन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड के दरमियान एवरेज ली जाती है, उससे जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड की इक्वेशन बनती है उसको क्रैंक निकल्सन मेथड कहते हैं। दैट्स इट, ये आपका कोर्स था सारा, और यहीं तक आपने इसको पढ़ना था। एनी क्वेश्चन? अब आ जाएं आप लोग अपने सिलेबस की तरफ, ठीक है। मैं आप लोगों को अपना आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये आप अपना कोर्स कंटेंट चेक कर लें। मोस्टली आप लोगों को यही जो कंटेंट था यही पढ़ाने के लिए मुझे कहा गया था, मैंने वही उसको फॉलो किया। मैं आपको शो करवाता हूँ। जी, ये आपका कोर्स कंटेंट है। सर वो तो इसमें पता है सर, ये जी बताएं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जाएंगे, ये तो जी वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा देखें, ये हमारा एक ये टोटल हमारे पास जो आपका सिलेबस था वो ये था। पहले चैप्टर में आपने राउंड ऑफ एरर, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एल्गोरिथम एंड कन्वर्जेंस पढ़ा। दूसरे में बाइसेक्शन, फिक्स पॉइंट, न्यूटन रेफरेंस, सेकंड मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ा। इंटरपोलेशन आपने पढ़ी, ठीक है, क्यूबिक सप्लाई, क्लैम्ड और नेचुरल और सारी जो सप्लाइज थी। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को हमने टच किया, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की, न्यूमेरिकल मेथड इन लीनियर अलजेब्रा में आपको यही मेथड पढ़ने थे, यही यहाँ पर जो बताएगी।
आपने सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आयलर्स मेथड, ह्यूम्स एंड रंजीकुत्ता मेथड, और फिर सोल्यूशन ऑफ इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इंक्लूड था इलिप्टिक मीन, जस्ट आपने पॉइसन और लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करनी थी, मैंने उसमें आपको हीट और वेव इक्वेशन का भी बता दिया। और फाइनली पैराबोलिक पीडी का क्रैंक निकल्सन मेथड, ये जो एंड वाला पॉइंट है जिसमें हमने ये पैराबोलिक इक्वेशन, ये वाली पैराबोलिक इक्वेशन को जो हमने ड्राइव किया वो क्रैंक निकल्सन मेथड में आ जाती है। अच्छा, अब आपने प्रिपेयर क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में आपने टेलर सीरीज मैक्लारन सीरीज, इसको आप लोग देख लीजिएगा, टेलर सीरीज मैक्लारन सीरीज को, कि टेलर सीरीज क्या होती है, मैक्लारन सीरीज क्या होती है, और एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रंकेशन एरर क्या है, इन दोनों का आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आप फोकस करें न्यूटन रैफसन मेथड पे और सीकेंट मेथड पे, बाकी आप बाइसेक्शन, फिक्स पॉइंट मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड को छोड़ दें। सर एक दफा, एक और दफा, बस एक दफा कहते हैं टेलर सीरीज हो क्या, मैक्लॉरन सीरीज हो गया?